chapter 2 we were doing, and today we will cover positivist thinkers and non-positivist thinkers. एक छोटी सी explanation दूंगी so that you are able to understand okay the basic of it. देखो पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो होते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी है इसे हम स्टडी कर सकते हैं नेचुरल साइंसेस की तरह. ये सोसाइटी जो है इट कैन बी स्टडीड, सोसाइटी कैन बी स्टडीड लाइक नेचुरल साइंसेस. ठीक है, नेचुरल साइंसेस की तरह इसे पढ़ा जाएगा और जो टूल्स यूज़ किए जाएंगे वो उसी तरीके से होंगे जैसे नेचुरल साइंस में रहते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया एंड ऑब्जेक्टिविटी हो गया. ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा कि जो पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं उनको मैक्रो थिंकर्स भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो थिंकर्स. एंड यहाँ पर आप देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता है. ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. और यहाँ के जो मेजर थिंकर्स हैं, पॉजिटिविस्ट थिंकर्स की बात कर रही हूँ, जो मेजर पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं वो हैं ऑगस्ट कॉम्ते, ऑगस्ट कॉम्ते इज नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो. ओके, एंड he has coined positivism. He has coined the term positivism. लेक्चर्स बहुत बड़े हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ को मैं क्लियर करा रही हूँ. ऐसा नहीं कि कोई चीज़ स्किप कर रही हूँ. एंड इफ़ आई स्टार्ट स्किपिंग तो फिर एक लेक्चर 30 मिनट्स 40 मिनट्स का बनेगा. मैं हर एक टॉपिक को जो भी हमारे चैप्टर में है उसे पूरा कंप्लीट करा रही हूँ. ओके, आई हैवंट लेफ्ट एनीथिंग टिल नाउ, और आगे भी ऐसा नहीं होगा. बट इफ़ यू आर फीलिंग लाइक द वीडियोज़ आर टू लॉन्ग जस्ट फॉर वन चैप्टर, सो थिंक अबाउट इट, बिकॉज ऐसे ही रहेगा. You think it before choosing an optional, okay? How the videos are going to be. ये तो एक वीडियो है, फिर आपको अपनी तरफ से भी पढ़ना है. You have to put efforts from your side as well, okay? उसके बाद इमाइल डर्काइम है. ठीक है, और इमाइल डर्काइम ने साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया था. ठीक है, और सोशल फैक्ट्स को स्टडी किया था. एंड जे.एस. मिल के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th-12th में. इसने सपोर्ट किया था एम्पेरिकल रिसर्च को, एम्पेरिकल अप्रोच को सोशल साइंस में. ठीक है, ठीक है. और जब हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं ना, याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगी ये चीज़ें. फंक्शनलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो वो डर्काइम ने दी है. और जब हम डर्काइम ने दी नहीं है, वो उसका एक प्रोपोनेंट, एक मेजर प्रोपोनेंट, एक थिंकर माना जाता है. कॉन्फ्लिक्ट की जब बात करेंगे तो हम कार्ल मार्क्स को याद करेंगे. ठीक है, अब आ जाओ नॉन पॉजिटिविस्ट थिंकर्स. देखो नॉन पॉजिटिविस्ट थिंकर्स का क्या मानना है. इनका मानना है कि जो नॉन पॉजिटिविस्ट हैं ये कहते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, आप उसको फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ सकते, आप उसको बायोलॉजी की तरह नहीं पढ़ सकते. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस हैव मीनिंग्स, ह्यूमंस हैव मीनिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें ह्यूमंस के पास हैं. तो आप ये फिजिक्स में बायोलॉजी में कैसे पढ़ोगे? इंटेंशंस और सब्जेक्टिविटी. ठीक है, बहुत डेप्थ है एक इंसान में, तो वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे. ठीक है, नॉन पॉजिटिविस्ट थिंकर्स को हम इंटरप्रेटिविस्ट थिंकर्स भी कहते हैं. हमने पहले भी पढ़ा है इंटरप्रेटिविस्ट थिंकर्स जो मीनिंग की बात करते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग्स है ऑफ द सोसाइटी. तो इंटरप्रेटिविस्ट थिंकर्स किसे कहा जाता है? जब आपका ये वर्ड नॉन पॉजिटिविस्ट वर्ड विल बी यूज्ड, you have to understand they are talking about interpretivist, and if interpretivist word is used in the exam, you have to understand it's non-positivist. okay, यहाँ पर qualitative रहेगा
एंड मोस्ट ऑफ द टर्म्स हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, सो अगेन एंड अगेन आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन. और यहाँ पे ना हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बट ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में रहेगा और ये आगे चैप्टर में कवर होगा अच्छे से, ठीक है. इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये लिख लीजिए. फिनोमेनोलॉजी, ये शर्ट्स ने दी है, ठीक है. अभी समझाने लगी तो इसमें ही 1 घंटा चला जाएगा. नेक्स्ट आ गया हमारा सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म. ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसके अंडर आ रहे हैं, किसके अंडर आ रहे हैं. नॉन पॉजिटिविस्ट. नॉन पॉजिटिविस्ट इज इंटरप्रेटिविस्ट थिंकर्स. एथनो मेथोडोलॉजी, एथनो मेथोडोलॉजी ये गारफिंकल ने दी थी, ठीक है. उसके बाद आप मैक्स वेबर की वर्स्टहेन थ्योरी को भी पढ़ेंगे. दैट इज वर्स्टहेन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग्स, ठीक है. तो जब हम यहाँ नॉन पॉजिटिविस्ट थिंकर्स की बात करें ना, हमने यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा थिंकर्स बता देती हूँ. मैक्स वेबर को आप पढ़ोगे, ठीक है. जॉर्ज हर्बर्ट मीड को पढ़ोगे, शर्ट्स को पढ़ोगे, गारफिंकल को पढ़ोगे, ओके. उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा थियोरी ऑफ पॉजिटिविज्म. बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. थियोरी ऑफ पॉजिटिविज्म, और ये थियोरी ऑफ पॉजिटिविज्म किसने दिया है? बाय ऑगस्ते कॉम्टे, ओके. इसकी ना 3 स्टेजेस हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस हैं जो सोसाइटी जिससे इवॉल्व थ्रू करती है. सोसाइटी गुजरती है और वहाँ से इवॉल्व करती है, और वो 3 स्टेजेस क्या हैं? थ्रू 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस क्या हैं? एक है थियोलॉजिकल स्टेट, एक है मेटाफिजिकल स्टेज. मेटाफिजिकल स्टेज, सी दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट जस्ट टू हैव एन आइडिया वी शुड नो. एक है पॉजिटिव स्टेज जिसे हम साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं. देखो थियोलॉजिकल स्टेज क्या हो गया? कोई भी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस की जब हम बात करते हैं ना तो उसे थियोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है. एनी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस related to any supernatural explanation, that is theological stage. Then comes metaphysical. metaphysical में हम abstract reasoning की बात करते हैं, ठीक है. ये इतना important नहीं है, it is just to make you understand. And जब हम positivist की बात करते हैं तो we talk about observation as well as we talk about the experimentation, okay. And whenever there is an answer writing test series, or even in means you have to write your answers, you have to always make flow charts underlying the answers, whatever you feel like it's important, and diagrams को triangle की फॉर्म में आप यहाँ पर लिख कर ऐसी छोटी छोटी डायग्राम्स बन जाती हैं. कोई रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पर आप ऊपर यहाँ पर इस तरीके का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूजेज किस तरीके का रहेगा, ठीक है. अब पॉजिटिविज्म क्या है? ये एक अप्रोच है. अब हम पॉजिटिविज्म को थोड़ा सा समझते हैं. सी पॉजिटिविज्म इज डिफाइंड एज एन अप्रोच. इट इज डिफाइंड एज एन अप्रोच ऑफ स्टडीइंग सोशियोलॉजी as a discipline, studying sociology as a discipline which aims at employing the principles methodologies,
सिमिलर टू दोज विच आर एप्लीकेबल इन नेचुरल साइंस और बेसिक साइंस। मतलब क्या है कि ये सोशोलॉजी को पढ़ता है, ये एक ऐसी अप्रोच है, एक इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जो सोशोलॉजी को स्टडी करती है। डिसिप्लिन इज एनी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी डिसिप्लिन है, उस सब्जेक्ट की तरह पढ़ती है जो कि प्रिंसिपल्स और मेथडोलॉजीज को एम्प्लॉय करता है, ठीक है। जो और ये चीज़ सिमिलर किसके है? सिमिलर टू दोज विच आर एप्लीकेबल इन नेचुरल साइंस। हमने पहले भी पढ़ा कि ये वही सब प्रिंसिपल्स, वही सब मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करती है जो नेचुरल साइंसेस की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि नेचुरल साइंस की तरह ऑब्जर्वेशन टूल्स उन सबको यूज़ करती है। ऑब्जर्वेशन हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है ना, मेजरमेंट कह सकते हो या ऑब्जेक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है, उसकी तरह यूज़ करती है, एक साइंटिफिक मेथड की तरह। According to Auguste Comte, सोशोलॉजी इज़ द लास्ट, इसका मानना था कि सोशोलॉजी जो है इज़ द लास्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑफ ऑल साइंसेस। और ऐसा क्यों है, उसे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसे पता था कि जो सोशोलॉजी है ये ह्यूमैनिटी के हर एक एस्पेक्ट से जुड़ा है, हर एक एस्पेक्ट को, सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा एक तरीके से डाइवर्स है, वास्ट है, ब्रॉड है, बहुत आप चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ रहे हो, हर एक एस्पेक्ट को पढ़ रहे हो। तो सोशोलॉजी जो है लास्ट और सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑफ ऑल साइंसेस इसलिए माना जाता है क्योंकि एज इट डील्स, ये लिख लीजिए, as it deals with all the aspects of humanity and society. Okay. इसने hierarchy of sciences की बात की है, ठीक है, hierarchy of sciences की बात की है। जैसे मैथ्स हो गया, ये जब मैंने कहा ना कि सबसे सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, सबसे लास्ट कहा गया है, क्यों? इसने कैसे साइंस को हिरार्की में रखा हुआ है? जिससे पहले मैथ्स को रखा है, फिर एस्ट्रोनॉमी को रखा है, ठीक है, फिर फिज़िक्स को रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, केमिस्ट्री को रखा है, फिर बायोलॉजी को रखा है, एंड देन सोशोलॉजी। और सोशोलॉजी को वो लास्ट साइंस मानता है, और लास्ट साइंस के साथ साथ वो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट मानता है और हाईएस्ट साइंस कहता है। क्या कहता है? हाईएस्ट साइंस, ठीक है। और वो पॉजिटिविज्म से क्या समझता है? एक साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसका मानना है कि जो सोशोलॉजी को हम पढ़ते हैं वो एक साइंटिफिक मेथड के तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन आता है और सोशोलॉजी में भी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। अगर साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन है, व्हेनेवर इट there is a requirement of experimentation, so in sociology also when required the experiments are used, then there is this comparison. If you see, we have already done the comparison with other sciences, so science is also compared with other natural things or any discipline, ठीक है। इसका भी एक हिस्टोरिकल एनालिसिस रहता है। तो गोल क्या है, यानी कि बात करना क्या चाहता है वो इसके थ्रू, पॉजिटिविज्म के थ्रू कहना क्या चाहता है? आप कह सकते हो उसका गोल या एम ये है कि वो सोशोलॉजी को साइंस के तौर पे बना रहा है। मेक सोशोलॉजी अ साइंस, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और वो कहना चाहता है फ्री फ्रॉम बायस एंड सब्जेक्टिविटी, इन सब से वो परे हैं, ठीक है। देखो, अगर हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक की बात करते हैं ना, जैसे ऑब्जर्वेशन टेक्निक की, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस जो है उनको ऑब्जर्व कर रहे हो और उससे आपको अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। डिफरेंट एनालिसिस निकल कर आपका आता है क्योंकि आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ठीक है।
एक कोई भी सोशल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, उसका आपने डिफरेंट एनालिसिस निकाला ऑब्जर्व करके, और उसका बेसिक या उसकी अंडरस्टैंडिंग समझी कि क्या है, ऑब्जर्व करके आपको पता चला, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। एक टेक्निक हो जाती है एक्सपेरिमेंटेशन। ये सब हम साइंस में पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या मतलब है इसका, आप इसको सोशियोलॉजी के सेंस से कैसे समझते हो, मैं वो बता रही हूँ। देखो अंडर दिस, इसके अंडर जब हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम का एक अलग अलग आपने एक्सपेरिमेंट्स निकाले, हाँ इसका ये है, इसका ये है। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के देखे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वी हैव डन, सो वी आर इरेडिकेटिंग द रूट कॉज। हम उस रूट कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाई है, अभी जैसे आप कोविड देखो, हमने अलग अलग तरीके से कोशिश की कि कैसे कोविड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे कोविड को हम पूरी दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। वी ट्राइड, टेस्टेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, है ना, ऐसा ही हुआ। और इवेंचुअली हमें जो है वैक्सीन प्रोवाइड की, मतलब वैक्सीन निकली ना, कोविशील्ड निकली, अलग अलग तरीके की हमने फिर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों की जानें गई हैं। तो कोविड कुड बी एन एग्जाम्पल कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फिर उसका, उस प्रॉब्लम का उस जड़ का, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला है एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है। एक आ जाता है हिस्टोरिकल ट्रेसेस। अब आप कहोगे हिस्टोरिकल ट्रेसेस, व्हाट इट हैज़ टू डू विद साइंस। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट हैज़ टू बी यूज्ड, ठीक है, कैसे आप हिस्टोरिकल ट्रेसेस को पढ़ोगे, कैसे आप समझोगे। देखो जब आपको एक सोशल प्रॉब्लम को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है ना, आप हमेशा सोसाइटी को एनालाइज करते हो और देखते हो कि इसके हिस्टोरिकल ट्रेसेस क्या हैं, क्या जड़ है इसकी, क्या रूट कॉज है, कैसे हुआ, और हम उस हिस्टोरिकल ट्रेसेस के बेसिस पे ढूंढते हैं और एनालाइज करते हैं ना, और फिर हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं जो भी हमने पास्ट में की होती हैं, ठीक है। और फिर हम एक तरीके से एक गुड सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या है। अगर हम एक स्पेनिश फ्लू देखते हैं, जैसे एक स्पेनिश फ्लू हुआ था 1929 में, ठीक है, और यहाँ के हमने रेफरेंसेस देखो, ये यहाँ से कनेक्ट आप देख सकते हो। स्पेनिश फ्लू हुआ था, इसके हिस्टोरिकल ट्रेसेस हमें, जब हमें कोविड हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने स्पेनिश को डिस्कस किया। हाँ इस टाइम पर भी ऐसा था, क्या क्या हुआ था इस टाइम पर, जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तो सैनिटाइजर्स का यूज़ किया गया था, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर भी फॉलो की। हमने हिस्टोरिकल, एक तरीके से आप कह सकते हो, हमने हिस्टोरिकल ट्रेसेस निकाले, अलग अलग पेंडेमिक, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया था, तो उसका एक हिस्टोरिकल ट्रेस निकाला गया, ठीक है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो सैनिटाइज़र है, जो मास्क है, ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आता है। इसको कोई भी होर्डिंग नहीं कर सकता इन सब चीज़ों की, ठीक है। फॉर जस्ट एक थोड़ा सा आप कह सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, जैसे ही वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, व्हेन द प्रॉब्लम इट हैज़ इरेडिकेटेड, इट हैज़ एंडेड, हम कंपेयर करेंगे अपनी सोसाइटी को अलग अलग सोसाइटीज़ के साथ, है ना। हम इस सोसाइटी को इस सोसाइटी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, फॉर ब्रीफ एनालिसिस, सो दैट वी आर इस्टेब्लिशिंग अ वेलफेयर मॉडल बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। तो हम जैसे अब सिंपल सोसाइटी को हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये 4 टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसे वो एक नेचुरल साइंस कहलाती है या कही जाती है, ठीक है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे, 1-2 क्रिटिसिज्म मैं आपको बता देती हूँ। क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं, देखो एक फिनोमेनोलॉजिस्ट था, और उस फिनोमेनोलॉजिस्ट का नाम था पीटर बर्गर। पीटर बर्गर का मानना है कि फैक्ट्स नेवर फॉल फ्रॉम द स्काई, आसमान से उड़ के फैक्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है, आसमान से उड़कर फैक्ट्स नहीं आ रहे, बल्कि वो एक पर्टिकुलर कोई चीज़ हो रही होती है, एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वो फैक्ट जो है वो बिल्ड होता है, ठीक है। और ग्रेजुअली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो डिडक्टिव अप्रोच है वो लेस फ्रूटफुल है, डिडक्टिव अप्रोच इज़ लेस फ्रूटफुल इन सोशियोलॉजी, एंड इंस्टेड एन इंडक्टिव अप्रोच इज़ मोर हेल्पफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है फैक्ट्स को कलेक्ट करना अबाउट एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना। अभी डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, देखो ये ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई है,
और उसमें ऑब्जर्वेशंस निकालो, ठीक है। डिडक्टिव में क्या होता है, जैसे एक ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई है, देयर इज़ ऑलरेडी अ थ्योरी, और उसमें से आपने ऑब्जर्वेशंस निकाली, देयर इज़ ऑलरेडी अ थ्योरी, अब आप ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव थ्योरी में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करना है पहले, आप ऑब्जर्वेशंस देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ऐसे होता है ना, ऑब्जर्व करते हो फिर एक थ्योरी को बनाते हो, ठीक है। तो ये इंडक्टिव होता है। लेकिन यहाँ डिडक्टिव में एक थ्योरी बनी हुई है, अब आप ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे हो। तो ये क्या कह रहा है कि ग्रेजुअली जो पॉजिटिविस्ट क्रिटिसिज्म है ये, वैसे तो ग्रेजुअली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो डिडक्टिव अप्रोच है वो लेस फ्रूटफुल है, जो डिडक्टिव अप्रोच है वो लेस फ्रूटफुल है इन सोशियोलॉजी, ठीक है, लेस फ्रूटफुल इन सोशियोलॉजी है। और इंस्टेड एन इंडक्टिव अप्रोच इज़ मोर हेल्पफुल, इसलिए एक इंडक्टिव अप्रोच जो है वो यूज़फुल है, पहले ऑब्जर्वेशन करो और फिर थ्योरी बनाओ, ठीक है। और पॉजिटिविज्म को ना एक कहा था, मतलब ये क्रिटिसिज्म है कि ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की, रियलिटी कुछ और है, ये कुछ और समझ रहे हैं, तो रियलिटी की मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि ये यूनिवर्सलिज्म पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फोकस कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी इसे क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। एक और इसका पॉइंट ये है कि साइंटिफिक मेथड जो होता है ना, उसकी हमेशा एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है सोशियोलॉजी में, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स की। क्योंकि आप देखोगे जो सोशियोलॉजी है ना, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है, हमेशा रहती है सब्जेक्टिविटी इन व्यूज़, ये उनका मानना था, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, ऑगस्ट कॉम्टे ने डिफाइन किया स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एक बहुत ही पॉजिटिव सोशल साइंसेस के फॉर्म में, ठीक है, सोशल साइंसेस के फॉर्म में उसको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से ऑगस्ट कॉम्टे ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसे सोशल डायनेमिक्स का नाम दिया जाता है, नोन एज सोशल डायनेमिक्स एंड सोशल स्टैटिस्टिक्स। देखो सोशल डायनेमिक्स क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ ना पॉजिटिव साइंस है जो डील करती है मल्टीपल सोशल चेंजेस से, डायनेमिक, ठीक है, मल्टीपल सोशल चेंजेस। और आप कह सकते हो तो यहाँ पर ना रिलेटिवली जो सोसाइटीज़ रहती है वो अनस्टेबल रहती हैं। सोशल स्टैटिस्टिक्स भी जो है ये एक पॉजिटिव सोशल साइंस ही है एक तरीके से, और यहाँ पर ना स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, आपको क्या देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो ना, ये सोसाइटी का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ये एक सोशल सिस्टम है। देखो सोशल स्टैटिस्टिक्स में ना हम एग्जांपल जो हैं वो भूटान, स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ का ले सकते हैं। एक स्टेबिलिटी हमेशा मेंटेन होती है, कोई क्योस नहीं है, हमेशा स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और यहाँ एक सोशल सिस्टम कहते हैं ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ सोशल डायनेमिक्स में हर दिन कोई ना कोई बदलाव है, हर दिन कोई ना कोई चेंजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत रहती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी। अभी जैसे आप सीरिया ले लो, कितना कुछ हो रहा है सीरिया में, ठीक है, हर दिन आए दिन अनस्टेबिलिटी। अफ़गानिस्तान देख लो, ठीक है, तालिबान का रूल है, ये वो, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, ओके। उसके बाद आ जाओ डायमेंशंस ऑफ पॉजिटिविज्म। आज हम इसे भी कवर कर लेते हैं, जो पॉजिटिविज्म के डायमेंशंस क्या रहते हैं, डायमेंशंस ऑफ पॉजिटिविज्म, ओके। देखो हम इसको ना एक फ्लो चार्ट से समझते हैं जो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो पॉजिटिविज्म ना हैज़ मल्टीपल कंपोनेंट्स, और वो अगर हम उसको बहुत हायर लेवल पर देखेंगे वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑन्टोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, मेथडोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, एक्सियोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल डायमेंशन, बहुत ज़्यादा है। इसको हम बहुत एक सिंपल तरीके से इसलिए समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पॉजिटिविज्म लिख लीजिए, ओके, और इसके हम डायमेंशंस लिखते हैं, जैसे एम्पिरिसिज्म एंड डायरेक्ट
ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और इसका कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या रहेगा। और पॉजिटिविज़म में हमने पढ़ा साइंटिफिक मेथड का यूजेज, साइंटिफिक मेथड का यूजेज, ये इसके डायमेंशंस हैं। एक्सपेरिमेंट एंड थियरी बिल्डिंग, ठीक है। So that's all for today. We'll meet in next class.